नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का एक पाठ जिसका शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। और आज इस पाठ को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए बात करते हैं इस पाठ का जो शीर्षक है उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पाठ का शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार। शिल्पकार का अर्थ होता है मूर्तियों को गढ़ने वाला कलाकार, और तीसरी कसम उस फिल्म का नाम था जिसे कवि शैलेंद्र के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर तीसरी कसम को बनाने में ऐसे बहुत सारे कलाकारों ने अपना योगदान दिया था जिसके कारण इस फिल्म का निर्माण संभव हो सका। इसीलिए इस पाठ का नाम भी तीसरी कसम के शिल्पकार रखा गया है। बहुत सारे लोगों का योगदान था, सिर्फ पर्दे पर काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पर्दे के पीछे रह करके भी उन्होंने दिन रात काम किया और इस फिल्म को पर्दे पर उतारा। तो आइए देखते हैं इस फिल्म के निर्माण के बारे में, कवि शैलेंद्र के बारे में जो हमारे लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, वो हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो पाठ है ये पूरी तरह फिल्म तीसरी कसम के निर्माण की पूरी कहानी है। फिल्म के निर्माता शैलेंद्र पर केंद्रित है और यहाँ पर फिल्म के जो निर्माता थे, जो प्रोड्यूसर थे शैलेंद्र, उन पर ही ये केंद्रित है कि किस तरह से उन्हें तीसरी कसम फिल्म बनाने का विचार आया, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने इस फिल्म को आखिरकार पूरा किया, और दर्शकों का किस तरह का रिस्पॉन्स था इस फिल्म को देखने के बाद। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राज कपूर की, जो उस वक्त के बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। राज कपूर बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका बहुत नाम था। संगम फिल्म बहुत सफल रही। राज कपूर ने एक फिल्म संगम में भी काम किया था जो उस वक्त की बहुत ही सफल फिल्म मानी जाती थी। राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए और इस संगम फिल्म की सफलता के कारण राज कपूर जो है उनमें उत्साह और उनका आत्मविश्वास अपनी चरम सीमाओं को भी तोड़ रहा था। इस संगम फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों की घोषणा कर दी थी कि वो आने वाले समय में 4 फिल्मों का निर्माण करने जा रहे हैं। ये कौन कौन सी फिल्में थी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये वो 4 फिल्मों के नाम हैं जिनकी घोषणा उन्होंने संगम फिल्म की सफलता के बाद तुरंत ही कर दी थी कि जल्दी ही वो इन 4 फिल्मों का निर्माण एक साथ शुरू करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं। 1965 में मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। तो 1965 वो वर्ष था जब राज कपूर ने, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया था 4 फिल्मों के निर्माण के बारे में, उसको देखते हुए उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष लग गए, लेकिन इस फिल्म का सिर्फ एक ही छोटा सा भाग बना था और उस भाग को बनाने में ही 6 वर्षों का लंबा समय लग चुका था। राज कपूर की कई फिल्में प्रदर्शित भी हुई और इस फिल्म के निर्माण के साथ साथ राज कपूर दूसरे प्रोड्यूसर्स के फिल्मों में भी काम कर रहे थे और बीच बीच में उनकी कई फिल्में प्रदर्शित भी हो रही थी। इस दौरान राज कपूर कई अन्य फिल्मों में भी काम कर रहे थे। फिल्में प्रदर्शित भी हो रही थी, साथ ही साथ वो कई और फिल्मों में भी काम कर रहे थे। 1966 में प्रदर्शित फिल्म तीसरी कसम, 1966 में ही ये जो फिल्म थी तीसरी कसम जिस पर आधारित ये पूरा पाठ है, उसका भी प्रदर्शन 1966 में हो गया था। कवि शैलेंद्र द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पर ये जो शैलेंद्र थे वो एक कवि के रूप में जाने जाते थे, उनके द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। राज कपूर के जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की गई। इस फिल्म में राज कपूर का अभिनय देखने के बाद लोग यही कहते हैं कि राज कपूर ने अपने जीवन में अगर किसी फिल्म में सबसे अच्छा अभिनय किया है तो वो थी तीसरी कसम। फिल्म की कहानी उपन्यास के रूप में लिखी गई थी। इस फिल्म की कहानी को एक बहुत बड़े लेखक जो थे उन्होंने उपन्यास के रूप में लिखा था। इसे फिल्म नहीं बल्कि सेलुलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। इस फिल्म की अगर कहानी को देखा जाए या फिर इसमें जो गीत शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए थे उनको देख करके और इसकी कहानी को देखते हुए लोग यही कह रहे थे कि ये फिल्म नहीं है बल्कि सेलुलाइड पर लिखी एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। आज से 50 से 60 साल पहले फिल्मों को बनाने का तरीका कुछ अलग था। उस वक्त के जो कैमराज होते थे उनमें प्लास्टिक की रील्स डाली जाती थी जिन्हें सेल्यूलाइड भी कहा जाता था, और इन्हीं कैमराज के माध्यम से
पिक्चरों को शूट किया जाता था और बाद में इन्हें डेवलप करके उसे फिल्म के रूप में तैयार किया जाता था। उस वक्त की जो तकनीक थी आज की तकनीक की तरह उतनी एडवांस नहीं थी। रील्स होती थी, उसे सेल्यूलाइड कहा जाता था। तो यहाँ पर इस फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता के रूप में कहा गया है। इसे सेल्यूलाइड पर शैलेंद्र द्वारा उतारा गया था और ये वो फिल्म थी जिसे सेल्यूलाइड पर शैलेंद्र के द्वारा ही बनाया गया था। शैलेंद्र द्वारा ही इस फिल्म का निर्माण किया गया था। अब आगे देखते हैं तीसरी कसम फिल्म से संबंधित अन्य जानकारी। शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। शैलेंद्र ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म बनाई थी, उसका नाम था तीसरी कसम, और ये उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बाद में इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी उन्हें पुरस्कार स्वरूप दिया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया गया। तीसरी कसम को मिले अन्य पुरस्कार। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें भी इस फिल्म को पुरस्कार दिया गया। फिल्म की बहुत तारीफ की गई और वहाँ पे जो देखने वाले थे, जो दर्शक थे, उन्होंने इस फिल्म के निर्माण को लेकर बहुत ही अच्छी टिप्पणियाँ की। इस फिल्म की बहुत तारीफ की गई। फिल्म में शैलेंद्र की संवेदनशीलता साफ दिखाई देती थी। शैलेंद्र एक कवि थे और एक कवि जो होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और इनका जो ये स्वभाव था इस फिल्म के निर्माण में साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी संवेदनशील फिल्म एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है और लोगों का यही कहना था कि ये जो इमोशनल फिल्म इन्होंने बनाई है तीसरी कसम, ऐसी फिल्म एक संवेदनशील या इमोशनल कवि ही बना सकता है, जो कि शैलेंद्र थे। तो आइए आगे देखते हैं। राज कपूर के सामने फिल्म तीसरी कसम करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल। तो यहाँ पर शैलेंद्र जो थे वो चाहते थे कि इस फिल्म में राज कपूर जो है अभिनेता के रूप में, हीरो के रूप में काम करें। तो इसका प्रपोजल लेकर के वो किस तरह से राज कपूर के सामने आए और राज कपूर का क्या रिएक्शन रहा, ये हम यहाँ देखेंगे। शैलेंद्र राज कपूर के पास फिल्म की कहानी सुनाने गए। उन्होंने राज कपूर को फिल्म की कहानी सुनाई। राज कपूर उत्साहपूर्वक काम करने को तैयार हो गए। कहानी सुनने के बाद राज कपूर ने काम करने के लिए हामी भर दी। राज कपूर थोड़ी देर में गंभीर होकर शैलेंद्र से बोले, लेकिन थोड़ी ही देर में राज कपूर थोड़े से सीरियस हो गए, गंभीर हो गए और उन्होंने शैलेंद्र से कहा, मेरा पारिश्रमिक एडवांस में देना होगा। राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि जो पैसे आप मुझे इस फिल्म में हीरो के रूप में काम करने के लिए देना चाहते हैं वो मैं एडवांस में लेना पसंद करूंगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब शैलेंद्र और राज कपूर बहुत ही गहरे मित्र थे। शैलेंद्र को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर इस तरह से फिल्म शुरू होने से पहले ही अपने पारिश्रमिक की बात करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत गहरे मित्र थे। शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया और एडवांस की बात सुनते ही शैलेंद्र का जो चेहरा था वो मुरझा गया, वो उदास हो गए। राज कपूर ने 1 रुपया पारिश्रमिक के रूप में मांगा, लेकिन तभी राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि इस फिल्म में काम करने के लिए मुझे एडवांस में सिर्फ 1 रुपया चाहिए। शैलेंद्र राजकुमार का मजाक समझ गए। राज कपूर की शैलेंद्र को सलाह। लेकिन इस फिल्म को शुरू करने से पहले राज कपूर जो थे वो शैलेंद्र को कुछ सलाह देना चाहते थे। राज कपूर स्वयं भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत जाने माने निर्माता रहे थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण भी किया था, तो वो अपनी तरफ से शैलेंद्र को कुछ सलाह देना चाहते थे। आइए देखते हैं वो कौन सी सलाह थी। शैलेंद्र फिल्म निर्माण के रूप में अयोग्य थे। राज कपूर को अच्छी तरह पता था कि शैलेंद्र जो हैं इस क्षेत्र में, फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं और अयोग्य हैं। उन्हें किस तरह से फिल्म का निर्माण किया जाता है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। फिल्म के असफल होने के खतरों को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फिल्म है पूरी तरह से गांव के जीवन और गांव के सीधे साधे लोगों के जीवन पर आधारित है और इस तरह की फिल्में कम पसंद की जाती हैं। तो हो सकता है, संभावना ये भी रहे कि ये फिल्म जो है उतनी ना चले, उतनी सफल ना हो जितना कि शैलेंद्र सोच रहे हैं। शैलेंद्र का व्यक्तित्व और फिल्म बनाने का कारण। शैलेंद्र का व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल अलग था और इस फिल्म को बनाने का कुछ कारण था जो उन्होंने राज कपूर को बताया। शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। शैलेंद्र जो थे वो काफ़ी आदर्शवादी थे। उनके जो मॉरल वैल्यूज़ थे उन्हें वो हमेशा आगे रखते थे और साथ ही साथ वो एक इमोशनल टाइप के कवि थे। जैसे कि हमें पता है जो कवि लेखक होते हैं वो थोड़े संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, वैसा ही स्वभाव शैलेंद्र का भी था। उन्हें धन संपत्ति और यश की इच्छा नहीं थी।
इस फिल्म को बनाने के पीछे उनके मन में बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि इस फिल्म के निर्माण के बाद वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं या वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, उन्हें बहुत यश मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाएंगे, ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी। केवल आत्मसंतुष्टि चाहते थे। अब उनके मन में वर्षों पहले से ये इच्छा थी कि तीसरी कसम की जो कहानी है उस पर वो एक फिल्म बनाएं और वो अपने आप को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ वो ये फिल्म बनाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने राज कपूर को बता दी। तीसरी कसम फिल्म का दुखद सत्य। तीसरी कसम फिल्म का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, बनकर वो तैयार हो गई थी। उसके बाद एक बहुत ही दुखद सत्य से लोगों का सामना हुआ। तो आइए देखते हैं वो कौन सा दुखद सत्य था। बेशक यह एक महान फिल्म थी। अब जिन लोगों ने इस फिल्म के लिए काम किया था, चाहे वो पर्दे पर काम करने वाले अभिनेता हों, चाहे वो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हों, हर किसी को पता था कि ये फिल्म जो है एक बहुत ही महान फिल्म है। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे कलाकार थे इस फिल्म में। राज कपूर जो उस वक्त के बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता माने जाते थे, वहीदा रहमान भी अभिनेत्री के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इस तरह के कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में संगीत दिया था। गीतों को लिखा था शैलेंद्र ने, लेकिन उसे संगीत के रूप में ढाला था शंकर जयकिशन। और ये जो नाम थे ये भी एक बहुत बड़े नाम थे उस वक्त के बॉलीवुड के लिए, और उन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया था। फिल्म के गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिल्म के जो गीत थे वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वो सुने जा रहे थे। तीसरी कसम फिल्म के बारे में कड़वा सच, लेकिन एक कड़वा सच जो था वो लोगों के सामने बहुत जल्दी आ गया। इस फिल्म के रिलीज़ होने के साथ ही इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। ये फिल्म जब बनकर तैयार हो गई तो सिनेमा हॉल में इसे लगाने के लिए, इसे चलाने के लिए कोई भी इसे खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। किसी तरह फिल्म रिलीज़ हो पाई थी, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह फिल्म जो है कुछ सिनेमा घरों में रिलीज़ की गई थी। रिलीज से पहले फिल्म का कोई प्रचार भी नहीं हुआ था। यहाँ पर एक और चीज़ थी जो इस फिल्म को उतना ज़्यादा दर्शकों तक नहीं पहुँचा पाई थी, वो था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले इसका कोई प्रचार, इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ। फिल्म सिनेमा हॉल में कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। बहुत ही कम समय के लिए सिनेमा हॉल में ये लगी और कब आई और कब ये फिल्म उतर गई सिनेमा हॉल से किसी को इसका पता ही नहीं चला। तो ये एक दुखद सत्य था जो तीसरी कसम फिल्म के बारे में बताया गया था। आइए आगे देखते हैं। शैलेंद्र और उनके लिखे गीत। शैलेंद्र जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध गाने लिखे थे जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए थे। तीसरी कसम फिल्म के भी गाने शैलेंद्र के द्वारा ही लिखे गए थे। आइए देखते हैं उनके गानों के बारे में, उनके गीत के बारे में क्या बताया गया है। शैलेंद्र के लिए फिल्म इंडस्ट्री नई जगह नहीं थी। शैलेंद्र इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए नए नहीं थे और न ही ये जगह उनके लिए कोई नई थी। सालों से वो यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ के तौर तरीकों को समझते थे, यहाँ किस तरह से काम करना है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार रखना है, किस तरह से लोगों के साथ संबंध रखना है, ये सारी बातें वो अच्छी तरह जानते थे। फिल्म इंडस्ट्री का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ा था। हमने पहले ही शैलेंद्र के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है कि उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही सरल था, बहुत ही संवेदनशील किस्म के वो व्यक्ति थे। तो इस फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रभाव था, यहाँ की जो चमक धमक थी, उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। अपने गीतों में दूसरों के कहने पर कोई परिवर्तन नहीं करते। एक बार जो वो गीत लिख देते किसी फिल्म के लिए, दूसरों के कहने पर वो किसी भी तरह का बदलाव अपने गानों में नहीं करते। इसका एक उदाहरण है, अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक फिल्म के बारे में बताया गया है जिसके गीत शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए थे। वो फिल्म थी फिल्म 420 का गीत दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। इसमें एक गीत है जिसमें कि ये लाइनें हैं उसकी, दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। ये जो एक लाइन थी उस गीत में, उस गीत के बारे में शंकर जयकिशन दसों दिशाओं शब्द को बदलना चाहते थे। शंकर जयकिशन जो कि इस गीत को संगीत दे रहे थे, वो चाहते थे कि दसों दिशाओं ये जो शब्द है इसे बदल दिया जाए, परंतु इसके लिए शैलेंद्र तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि दसों दिशाओं ये जो शब्द है वो किसी भी कीमत पर वो बदलेंगे नहीं। इस गीत में दसों दिशाओं जो हैं वो वैसा ही रहेगा। शैलेंद्र ने बहुत अच्छे गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए। उनके द्वारा बहुत सारे गीत लिखे गए जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए, बहुत लोकप्रिय हुए। उच्च वर्ग के रहन सहन को कभी नहीं अपनाया।
शैलेंद्र ने कभी भी उच्च वर्ग हाई सोसाइटी का जो रहन सहन होता है उसे उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया। बहुत ही साधारण सा जीवन उनका रहा था। शैलेंद्र के गीत भाव से भरे होते थे और उनके जो गीत होते थे वो इमोशंस से, भाव से भरे हुए होते थे। सुनने वाला आसानी से समझ लेता था और शब्दों का जो चयन था, शब्दों का जो प्रयोग वो करते थे वो इतना सरल होता था कि कोई भी उसे आसानी से समझ लेता था। शैलेंद्र के गीतों को शांत बहती नदी और गहरे समुद्र जैसा कहा गया था। शैलेंद्र के गीतों की जो तुलना है उसे कुछ लोग शांत बहती हुई नदी के समान, और उनमें इतनी गहराई होती थी, इतना गूढ़ उसमें संदेश होता था, उसका अर्थ होता था कि उसे गहरे समुद्र के जैसा कहा गया था। तो इस तरह के गीत शैलेंद्र जो है वो लिखा करते थे। आइए आगे देखते हैं। शैलेंद्र का जीवन भी अपने गीतों की तरह सरल, शांत और गहरे भावों से भरा हुआ था, और ऐसे गीत लिखने का सबसे बड़ा कारण ये था कि शैलेंद्र का जो जीवन था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो भी उतना ही सरल, शांत और बहुत ही गहराई से भरा हुआ था। यह बात उन्होंने अपनी फिल्म तीसरी कसम के द्वारा साबित कर दिया था, और ये सारी चीज़ें, उनके व्यक्तित्व की झलक, उनके स्वभाव की झलक, ये सारी चीज़ें आपको तीसरी कसम फिल्म में आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तीसरी कसम फिल्म के कलाकार। अब यहाँ पर तीसरी कसम जो फिल्म थी उसके कलाकारों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिल्म ने साहित्य रचना से 100% न्याय किया था। अब तीसरी कसम जो कहानी थी वो एक उपन्यास के रूप में थी, जिसे बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक ने लिखा था। जैसी ये कहानी उपन्यास में थी उसमें बिना कोई बदलाव किए इस फिल्म को उसी कहानी पर बनाया गया था। तो इसीलिए कहा गया है कि साहित्य रचना से 100% न्याय किया गया था। बिल्कुल भी कहानी को बिना बदले इस फिल्म को उस कहानी पर बनाया गया था। राज कपूर जैसे स्टार ने हीरामन का किरदार निभाया। इस फिल्म में राज कपूर जो थे वो अभिनेता के रूप में कार्य कर रहे थे, और उनका जो कैरेक्टर था उसका नाम था हीरामन। हीरामन के किरदार में राज कपूर का स्टारडम हावी नहीं हो सका। उस वक्त राज कपूर जो थे एक बहुत बड़े स्टार के रूप में स्थापित हो चुके थे। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राज कपूर एक बहुत जाना माना नाम था। गांव के एक बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले किरदार के रूप में उन्होंने जो हीरामन के रूप में कार्य किया था, उसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि राज कपूर इतने बड़े स्टार हैं और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये जाने जाते हैं। बिल्कुल गांव के रूप रंग में वो ढल गए थे। हीरामन को गांव के भोले भाले गाड़ीवान के रूप में देखा गया। हीरामन का जो किरदार था वो गांव का एक बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा सा व्यक्तित्व था, जो कि गाड़ीवान बैलगाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति था। इसका किरदार राज कपूर ने निभाया था। अब अभिनेत्री की बात करते हैं, हीरोइन की बात करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान ने हीराबाई का किरदार निभाया था। इस फिल्म में वहीदा रहमान उस वक्त की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मानी जाती थी, और उन्होंने इस फिल्म में हीराबाई जो कैरेक्टर था इनका, उसका नाम था हीराबाई का किरदार उन्होंने निभाया था। हीराबाई एक नाटक कंपनी में नाचने वाली थी, और हीराबाई का जो किरदार था, उनका रोल था, वो एक नाचने वाली के रूप में था, जो कि एक नाटक कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि गांव-गांव में जाकर के नाच गाना इस तरह से दिखाया करती थी, उसमें एक नाचने वाली का रोल जो है वहीदा रहमान जी ने निभाया था, जिसका नाम था हीराबाई। दोनों कलाकारों ने अपने चरित्र को बखूबी निभाया। फिल्म के कुछ गाने दर्शकों को बहुत पसंद आए। इस फिल्म के कुछ गाने दर्शकों में बहुत लोकप्रिय हुए थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए थे। तो गाने कौन कौन से थे आइए देखते हैं। एक था चलत मुसाफिर और दूसरा था लाली लाली डोलिया। ये दोनों ही गाने जो थे वो लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे। कहानी में हीरामन एक नाचने वाली में अपनापन ढूंढ लेता है। इस फिल्म में हीरामन और हीराबाई जो थे वो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है जिसमें कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और हीरामन जो कि अपने जीवन में बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहा था, वो हीराबाई में अपनापन ढूंढने लगता है और धीरे धीरे उसे हीराबाई से प्रेम हो जाता है। यह कहानी ऐसे लोगों के जीवन की कहानी है जो गरीबी और अभावों में भी सपने देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। इस फिल्म की जो ये कहानी है वो गाँव में रहने वाले ऐसे सीधे साधे लोगों के जीवन की कहानी है जो बहुत गरीब हैं, बहुत सारी कमियां हैं उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो सपने देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों में वो खुश रहने का प्रयास करते हैं। आगे है बॉलीवुड फिल्मों की कमजोरी। अब यहाँ पर बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उनमें कुछ कमियां भी हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी कमियां हैं। फिल्मों में लोक तत्व का अभाव होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी फिल्में बनती हैं, या ज़्यादातर ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें लोक तत्व मतलब जो असल में जो लोग यहाँ जीवन अपना जी रहे हैं,
हर दिन की जो परेशानी है, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, उतार चढ़ाव हैं, उन सारी चीज़ों को वैसा नहीं दिखाया जाता जैसा कि वो असल जीवन में होती हैं। तो इस चीज़ का अभाव फ़िल्मों में देखा जाता है। फ़िल्में असल जीवन की सच्चाई से दूर होती हैं। जीवन की जो सच्चाई होती है, जीवन हमेशा ही फूलों की सेज नहीं होती, हमेशा सुख ही नहीं होता जीवन में, ज़्यादा हमें दुःख जो है वो देखना पड़ता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और ये जो सारी सच्चाई है वो फ़िल्मों में दिखाई नहीं जाती। लोगों की भावनाओं का विभत्स रूप दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लोगों की भावनाएं होती हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे नफरत हो, हर चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है, उसका इतना गंदा रूप दिखाया जाता है कि इसे देख करके जो युवा वर्ग हैं वो शायद कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। दुख और सुख का ऐसा चित्रण होगा जो असल जीवन में संभव नहीं होगा। चाहे जीवन में दुख हो, चाहे सुख हो, फिल्मों में उसे ऐसा पिक्चराइज किया जाता है जैसा कि असली जीवन में संभव ही नहीं हो सकता। तीसरी कसम में भी दुख का चित्रण किया गया है। अब तीसरी कसम में भी गांव के लोग हैं, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, अभावों में जी रहे हैं और दुख उनके जीवन में ज़्यादा है, तो इस दुख का चित्रण तीसरी कसम में भी किया गया है। यह चित्रण बहुत ही सहज और सत्य लगता है, लेकिन यहाँ पर जो दुख दिखाया गया है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही नॉर्मल है, जैसा कि सच में जीवन में हमारे जिस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जो दुख आते हैं, उसी तरह से उसे चित्रित किया गया है। वो बिल्कुल सत्य लगता है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता। दुख को जीवन के एक अंग के रूप में दिखाया गया और इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि चाहे जिस तरह से सुख हमारे जीवन का एक अंग है, वैसी दुख भी हमारे जीवन का एक सामान्य अंग है। तो उसी रूप में तीसरी कसम में दुख का चित्रण किया गया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है शैलेंद्र की साधारण जीवन शैली। अब शैलेंद्र जो है वो किस तरह का जीवन जीते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत से लेखक शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि मानते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेखक हैं बॉलीवुड में या बॉलीवुड से बाहर जो शैलेंद्र को एक गीतकार नहीं बल्कि एक कवि के रूप में मानते हैं। सिनेमा जगत की चकाचौंध और धन की लालसा से दूर थे। ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड जो है वो एक चकाचौंध की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है, लेकिन इस सिनेमा जगत में शैलेंद्र वहाँ का एक हिस्सा होते हुए भी कभी उन्होंने धन की लालसा नहीं की और वहाँ की जो चकाचौंध थी उससे हमेशा उन्होंने अपने आप को दूर रखा। उनके गीत ही उनके जीवन का प्रतिबिंब थे। शैलेंद्र ऐसे भाव भरे गीत लिखते थे, ऐसे इमोशनल गीत लिखते थे, सच्चाई से भरे हुए गीत लिखते थे कि उन गीतों को सुनकर ही उनके जीवन के बारे में पता चल जाता था। उनका मानना था कि दुख व्यक्ति को रोक या हरा नहीं सकता। कोई भी दुख हमारे जीवन में इतना बड़ा नहीं होता जो किसी व्यक्ति के जीवन को रोक दे या व्यक्ति को हरा दे। दुख को पार करके हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। दुख व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो यही कहते थे कि जो दुख हमारे जीवन में आता है वो किसी भी व्यक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है और ये दुख ही है जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनके गीतों में करुणा का भाव होता था। हमेशा बहुत ही मार्मिक गीत होते थे, दिल को छू लेने वाले गीत होते थे और भाव से, इमोशन से भरे हुए गीत होते। गीतों में जीवन से जूझने का संकेत था। हर गीत में यही बताया जाता था कि जीवन में जो आने वाले दुख हैं हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करके मंजिल तक पहुंचने का संदेश था और कर्म को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने से ही हमें मंजिल जो है वो हासिल हो सकती है। इस तरह का संदेश उनके गीतों में हमें मिलता है। तीसरी कसम का अद्वितीय गीत। अद्वितीय का मतलब है जैसा कोई दूसरा ना हो। तो तीसरी कसम का ऐसा कौन सा गीत था जैसा कोई और गीत आज तक नहीं बना था। तीसरी कसम में भावों की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ रूप से की गई थी। अब तीसरी कसम फिल्म में जो अभिनेता और अभिनेत्री काम कर रहे थे, कहानी के मुताबिक जो उन्हें अपने भावों को दिखाना था, अपने इमोशंस को दिखाना था, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में दिखाया था। मुकेश ने अपनी आवाज़ में शैलेंद्र के गीत गाए थे। इस फिल्म में एक जो गीत था जिसे मुकेश ने अपनी आवाज़ दी थी, मुकेश की आवाज़ में ये गीत जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और उस गीत के बोल थे सजनवा बैरी। मुकेश द्वारा गाया यह गीत अद्वितीय बन गया और यही वो गीत था जिसे कि अद्वितीय माना जाता है। ऐसा गीत आज तक फिर नहीं बन पाया। कलाकारों का फिल्म में अभिनय। अब ये जो कलाकार थे इनका क्या रोल था इस फिल्म में,
अभिनय की दृष्टि से राज कपूर की सबसे हसीन फिल्म थी। अब यहाँ पर अभिनय की दृष्टि से अगर देखते हैं हम कि किस तरह का अभिनय राज कपूर ने इस फिल्म में किया है, तो उनका स्वयं का मानना था कि ऐसी एक्टिंग उन्होंने शायद किसी और फिल्म में नहीं की थी। इस फिल्म में वे बहुत मासूम नजर आए थे और इस फिल्म में वो एक गांव के बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले से व्यक्ति नजर आए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभिनय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सच में कोई गांव का बहुत ही भोला भाला सा व्यक्ति है। वे हीरामन के किरदार में समा गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई हीरामन कोई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हीरामन सच में कोई ग्रामीण व्यक्ति है। इतना भोला भाला और सीधा साधा सा उन्होंने किरदार इसमें निभाया था कि वो सच में ही हीरामन लग रहे थे। ऐसा देहाती जो केवल प्रेम की भाषा समझता है, दिमाग की नहीं। और हीरामन का जो कैरेक्टर था वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाया था कि वो सच में बिल्कुल देहाती और गांव के व्यक्ति नज़र आ रहे थे और वो सिर्फ प्रेम की भाषा ही समझते थे और अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। कोई भी उन्हें प्रेम से कुछ भी उनसे करवा सकता था। इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने इस फिल्म में निभाया था। हीरामन का किरदार राज कपूर की आत्मा में उतर गया था और इस फिल्म में काम करते करते राज कपूर जो थे वो इस कैरेक्टर से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि राज कपूर इस फिल्म में हीरामन का किरदार करते करते बिल्कुल हीरामन की तरह ही बन गए हैं। ये जो किरदार था, ये जो कैरेक्टर था, उनकी आत्मा में बिल्कुल उतर गया था। ऐसा भोला भाला व्यक्ति जो हीराबाई की हर बात पर उस पर मर मिटा था और वो एक ऐसे सीधे साधे भोले भाले गांव के व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे थे जो कि हीराबाई जो नाचने वाली थी उसकी हर बात पर उस पर प्यार आ रहा था और वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार थे। उसके लिए प्रेम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और हीराबाई से मिलने के बाद हीरामन जो है उसे हीराबाई से प्रेम हो गया था और उस वक्त प्रेम ही उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। हीराबाई को पाने के लिए, हीराबाई के प्रेम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हीरामन और हीराबाई जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। आइए आगे देखते हैं राज कपूर के पूर्व फिल्मों से उनके अभिनय की तुलना। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं राज कपूर जो थे वो कई फिल्मों में काम कर चुके थे। तीसरी कसम फिल्म के बनने से पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। तो लोग जो हैं उनकी पूर्व फिल्में जिनमें वो काम कर चुके थे उन फिल्मों की और इस तीसरी कसम में जो उन्होंने अभिनय किया था उसकी तुलना वो कर रहे थे। अब इनमें कैसी तुलना वो कर रहे थे, आइए देखते हैं। तीसरी कसम में राज कपूर ने अपनी पूर्व फिल्म जागते रहो से भी अच्छा अभिनय किया था। तीसरी कसम से पहले ही एक और फिल्म राज कपूर की आई थी जिसका नाम था जागते रहो और इस फिल्म में भी उन्होंने एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति का किरदार निभाया था। लेकिन लोगों का ये मानना था कि जागते रहो फिल्म में जो उन्होंने कैरेक्टर किया था उससे भी अच्छा अभिनय उन्होंने तीसरी कसम में किया है। जागते रहो में भी राज कपूर के अभिनय की बहुत सराहना की गई थी। अब जागते रहो जो फिल्म थी इसमें भी राज कपूर का जो किरदार था वो बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले व्यक्ति के रूप में था और इस फिल्म के लिए भी राज कपूर के अभिनय की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी। तीसरी कसम फिल्म के बाद ही राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाने लगे। लेकिन तीसरी कसम फिल्म के रिलीज होने के बाद भले ही ये फिल्म थिएटर में उतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही राज कपूर का अभिनय देखने के बाद पूरे एशिया में वो सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाने लगे। राज कपूर को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा फायदा मिला और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली। तीसरी कसम के लेखक। अब तीसरी कसम जो फिल्म बनी थी ये एक उपन्यास पर आधारित थी। इसके लेखक कौन थे इसके बारे में देखते हैं। तीसरी कसम की पटकथा स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिन पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और तीसरी कसम जो फिल्म की कहानी थी वो भी एक उपन्यास के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखी गई थी। कहानी में बिना कोई बदलाव किए उसे फिल्म के रूप में उतारा गया। शैलेंद्र की ये जिद थी कि जो कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम में लिखी है उस कहानी में बिना कोई बदलाव किए उसे उसी तरह से तीसरी कसम फिल्म के रूप में बनाया जाए। तो बच्चों ये था तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये जो पाठ है इस पर आधारित फ्लो चार्ट। वैसे तो देखा जाए ये जो पाठ है ये बच्चे इस पाठ को पढ़ने में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। बस कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही वो पढ़ करके इस पाठ को छोड़ देते हैं। लेकिन इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप ना केवल इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे बल्कि इस पर आधारित जो प्रश्न हैं वो भी आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
इस पूरे फ्लो चार्ट का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस पाठ से संबंधित जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पाठ पर आधारित क्वेश्चंस हैं, इनका भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।